हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आपके जो निबंध लेखन है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और पूरा का पूरा 5 नंबर का ये टॉपिक होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर निबंध करवाइए निबंध करवाइए। निश्चित रूप से आज की जो ये क्लास है इसमें मैं शानदार निबंध आपके लिए लेकर के आया हूँ। मैं इस निबंध को कैसे लिखना है, क्या ट्रिक है, मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, ध्यान रखना। और जो इस तरीके से निबंध लिखता है ना वो पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करता है। अब यहाँ पे आपको है ना कंफ्यूज भी नहीं होना पड़ता है, निबंध ऐसे याद हो जाता है कि पूछो मत। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कहाँ पे कौन सी लाइन डालनी है, कहाँ पे कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कॉपीज भी आप देखा करो, तो वहां पर उन्होंने किस तरीके से निबंध लिखा है, क्योंकि निबंध लेखन एक कला है। ध्यान रखना, इसे रट करके आप याद नहीं कर सकते। और निबंध जो है ना आपका आगे भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो आपके हर कंपटीशन में बहुत बड़ा टॉपिक आता है। और जबकि आरएएस आईएएस में तो पूरा एक पेपर होता है इसका। तो इसीलिए निबंध की शुरुआत शानदार ढंग से करनी है। इसकी बीच में लाइन कहाँ पे कैसी कैसी लाइन डालनी है, किस प्रकार के टॉपिक आपके परीक्षा में आएंगे, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, आपके बोर्ड के एग्जाम में जो निबंध लेखन है हिंदी कंपलसरी में, हिंदी अनिवार्य में, ये पूरे 5 नंबर का होने वाला है। हिंदी साहित्य में भी आता है और हिंदी कंपलसरी में भी आता है। हालांकि दोनों जिसके साहित्य है उसका भी ये कवर हो जाएगा। हो सकता है अनिवार्य में नहीं आया तो वो साहित्य में आ सकता है, दोनों में से किसी एक में तो जरूर मिलेगा। तो 5 नंबर का पूरा टॉपिक होता है। आपको टोटली 4 टॉपिक मिलेंगे या 5 भी मिल सकते हैं। 5 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। अब ध्यान रखना, जब निबंध आप लोग लिखते हैं ना तो वहां पे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स तो हमेशा फिक्स होते हैं। एक तो होता है प्रस्तावना, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो आपका होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमेशा आपको लिखनी है, चाहे आप कोई भी विषय पर आपको निबंध दिया जाए। अब प्रस्तावना में क्या होता है, शुरुआत करते हैं, और शुरुआत कैसे करनी है मैं अभी आपको बताऊंगा। शानदार पंक्तियों के साथ में शुरुआत करें। आप चाहे तो कुछ पद्य की पंक्तियां डाल सकते हैं, आप चाहे तो वहां पे किसी किसी व्यक्ति विशेष की कुछ उक्तियां डाल सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जो भी ऐसी आपको याद करना पड़ेगा, इसको तैयार करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि भाई निबंध में कुछ भी लिख दूंगा, मर्जी है वैसा लिख दूंगा, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो पहली पंक्ति तो ये, और लास्ट में जो होता है ना एंड में आपको उपसंहार लिखना होता है। ये 2 चीजें तो आपकी फिक्स रहती है। इसके अलावा बीच में जैसा विषय होता है विषय के अनुरूप आपको बीच में कुछ पॉइंट डालने होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट अपन डाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपका प्रस्तावना रहेगा, लास्ट पॉइंट आपका उपसंहार का रहेगा। उपसंहार को किस तरीके से आपको लिखना है, प्रस्तावना को कैसे लिखना है, ये दोनों अगर शुरुआत और एंड अगर शानदार रहता है तो बीच वाली चीजों को इतना नहीं पढ़ा जाता है। कई बार तो बीच में तो खाली ऐसी लाइन लाइन की जाती है, लेकिन शुरुआत निश्चित रूप से देखी जाती है, एंड निश्चित रूप से देखा जाता है। ये कुछ ट्रिक है, ये कुछ शानदार चीजें हैं जो आपको हमेशा एग्जाम में ध्यान रखनी होती है। न केवल निबंध में, जबकि आप कॉपी की शुरुआत भी करते हैं तो शुरुआती प्रश्न जो है वो थोड़े से शानदार ढंग से देखे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो सबसे बेस्ट प्रश्न आपको आते हैं ना उनको पहले करो, और बीच में थोड़ा बहुत चल जाता है, लास्ट में भी चल जाता है। तो इसी तरीके से हम निबंध की शानदार शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। एक विषय हम लेंगे, एक टॉपिक लेंगे पहले, जो जिस विषय पर हम आज निबंध लिखने जा रहे हैं, और बाकी इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम और 2 3 4 निबंध लिख लेंगे। फिर इसके अलावा जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें से निश्चित रूप से आपको 2 3 टॉपिक आपके परीक्षा में मिल जाएंगे। हिंदी में निबंध लेखन एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ बच्चों शुरू करेंगे। और अभी जो हमारा विषय है वो है मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास। इस विषय पर निश्चित रूप से आपका निबंध जो है वो आपको मिलने वाला है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, पिछले 1 2 सालों में नहीं पूछा, तो इस बार पूरी पूरी संभावना है, इसलिए आप इस विषय पर तैयार करेंगे। अब चूंकि आप ध्यान दीजिए टॉपिक क्या है आपका, उस टॉपिक पर ध्यान देना, और उस टॉपिक के अनुसार फिर आपके ये जो पॉइंट है ना वो पॉइंट तय होते हैं। तो टॉपिक है हमारा मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी को आप पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, इसके क्या कारण है, तो इसके समर्थन में आपको तुलसीदास जी की जो भी चीजें आपको पसंद है वो सारी चीजें देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी से रिलेटेड जो भी पद्य की पंक्तियां हैं, जहां जहां तुलसीदास जी ने अपनी जहां विभिन्न स्थानों पर इनकी जो रचना है वहां वहां पे काम में ली है, वो कुछ पंक्तियां आप याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रैंडमली याद नहीं होती है। कॉपी में उन पंक्तियों को लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिखे कि भाई मैं प्रस्तावना लिखूंगा तो उसमें मुझे ये पॉइंट लिखना है, ये पंक्ति लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जाऊंगा जहां तुलसी के समन्वय की बात आएगी, तुलसी के साहित्य की बात आएगी, है ना, तुलसी के राम भक्ति से संबंधित कोई बात आएगी, तुलसी के रामचरितमानस जो इनका सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ है उसकी जब बात आएगी, और एंड में जब उपसंहार आएगा तो बीच बीच में कहाँ कहाँ मुझे कौन कौन सी पंक्तियां लिखनी है, वो पंक्तियां पद्य की आप याद कर लीजिए जैसे हमने यहाँ पे करी है। तो देखो शुरुआत करते हैं। तुलसीदास जी की जब बात हो रही है तो तुलसीदास जी का नाम लेते हैं हम, सीधे भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ हमारा ध्यान जाता है।
कि इन्होंने रामचरितमानस जो वो लिखा है। तो ये रामचरितमानस टोटली भगवान राम जी के चरित्र के बारे में इन्होंने लिखा है। तो शुरुआत क्या करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र गायक, भगवान श्री राम का चरित्र गाया है इन्होंने। तो ऐसे लिखो, शुरुआत इतनी शानदार करो कि एग्जामिनर है ना वास्तव में प्रभावित हो जाए। तो भगवान श्री राम के चरित्र गायक कौन? तुलसीदास जी। साथ ही साथ भारतीय समाज के उन्नायक, मतलब समाज को एक उच्च दशा और दिशा प्रदान करने वाले, क्योंकि भगवान राम का चरित्र ही एक मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। साथ ही साथ काव्य रसिकों के परमानंददायक गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के समन्वय सरोवर में स्नान करा के जन मन के सारे ताप संताप दूर कर दिए। तो इस तरीके से शानदार शुरुआत करी। आगे लिखना, शोषित पीड़ित और अपमानित जनता को आश्वासन दिया कि, क्या आश्वासन दिया? शानदार पद्य पंक्तियों के साथ शुरुआत करिए। भाई आपने है ना तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं पढ़ी होगी, उसमें तुलसीदास जी भरत राम का प्रेम हमने पढ़ा होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो उस समाज, उस दौर में जो समाज की जो स्थितियां थी, उस स्थिति से समाज को बाहर निकालने के लिए तुलसीदास जी ने एकमात्र सहारा जो बताया वो है भगवान राम और भगवान राम का नाम। तो इसीलिए जो उस समय का शोषित पीड़ित और अपमानित जन समाज था उसको तारने की बात इन्होंने करी और अपने एक जगह अपने साहित्य में लिखा है कि जब जब होई धर्म की हानि बढ़ई आसुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब इस पृथ्वी पर असुर और अधम का अभिमान बढ़ेगा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब भगवान विविध शरीर धारण करेंगे, अवतार लेंगे। हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, और कृपा निधि भगवान श्री राम और हरि जो है वो सज्जनों की पीड़ा का हरण करेंगे, सज्जनों की पीड़ा को दूर करेंगे। तो कितने शानदार पंक्तियां लिखी है। यही पंक्तियां आप चाहो तो शुरुआत में लिख सकते हैं, और यही पंक्तियां एक दो लाइन लिख करके, दो चार लाइन लिख करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हो। आगे लिखेंगे, चूंकि अब हमने जो पंक्तियां लिखी है ना कि भाई जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, जैसे जैसे अभिमान बढ़ता है पापियों का, असुरों का, तब तब भगवान अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, और जो भक्त लोग होते हैं उनकी पीड़ा को हरते हैं। ये तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। कहाँ पे लिखा है ये बात? तो आपको ये प्रूफ देना है कि भाई ये बात हमने ऐसे ही नहीं लिखी है, ये तुलसीदास जी ने स्वयं अपने ग्रंथ रामचरितमानस में लिखी है। आगे लिखेंगे, इस कारण, किस कारण? इस कारण, किस कारण कि भगवान राम जी का चरित्र गायन करने के कारण, भगवान राम जी का नाम संसार में फैलाने के कारण, पीड़ित शोषित जनता को एक सहारा देने के कारण तुलसी और उनका कृतित्व विश्व के आस्तिक जनों के लिए आस्था और विश्वास का आधार बना हुआ है ना। भाई ये बात इन्होंने तुलसीदास जी ने करी, इसलिए तुलसी और साथ ही साथ इनकी जो कृतियां हैं रामचरितमानस, और बहुत सारी इन्होंने कृतियां लिखी है, वो भी हम आगे लिखने वाले हैं। इसी कारण तुलसी मेरे प्रिय कवि हैं। क्यों कवि हैं? क्योंकि आम जनता की पीड़ा को उजागर करने वाले हैं, जनमानस का कल्याण करने वाले तुलसी हैं, इसीलिए तुलसी मेरे प्रिय कवि हैं। ये हुई स्टार्टिंग, ये तो अभी शुरुआत हुई है बच्चों। तो इस आप लिखेंगे ना कि आपके प्रिय कवि क्यों हैं, आपने प्रूफ दे दिया, इस कारण तुलसी मेरे प्रिय कवि हैं। आगे लिखेंगे, देखो आगे बढ़ेंगे। अब हम पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। लिखेंगे जीवन और कृतित्व। किसका जीवन और कृतित्व? तुलसीदास जी का। इनका जीवन कैसे रहा, इनकी कृतियां क्या है। तो अब मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा, इसलिए आप लोग पढ़ते जाइए, जहां जरूरत पड़े वहां वीडियो को रोकेंगे और जहां जरूरत पड़े वहां स्क्रीनशॉट लेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चों शानदार ढंग से तैयार करके जाना, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ, यह विवादग्रस्त है, तथापि उनकी एक महान मानव के रूप में प्रतिष्ठा निर्विवाद है। वह सोरो के थे या राजपुर के, यह चिंतन का विषय रहा है। काव्य प्रेमियों के लिए तो तुलसी सबके प्रिय है। पिता और माता दोनों के स्नेह की छाया से वंचित तुलसी की सेसव गाथा बड़ी करुणापूर्ण रही है। संक्षिप्त में आपने सारी चीजें दे दी कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि कुछ लोग जो है वो इनका जन्म सोरो बताते हैं, जबकि कुछ लोग जो है वो बच्चों इनका जन्म राजपुर में बताते हैं। तो इसीलिए ये विवाद का विषय है, हम इसमें नहीं कहते, लेकिन एक महान व्यक्तित्व हुए हैं तुलसीदास जी, ये जरूर बात इनकी रही है। साथ ही साथ माता पिता का स्नेह इनको नहीं मिला, छोटे बचपन में जब छोटे थे इनको त्याग दिया था, लेकिन इनके गुरु ने इनका पालन पोषण किया।
और तुलसी जो है वो एक बड़ी करुणापूर्ण जीवन इनका शैशव काल, इनका बचपन बड़ी दया के साथ में बीता था, करुणा के साथ में बीता था। तो ये तो संक्षिप्त में हमने इनका जीवन, इनकी कृतियों के बारे में अब हम लिखना है। आगे लिखेंगे कि माता पिता जग जाहि तज्जो विधिउ न लिखी कछु भाग भलाई। माता पिता ने इनको त्याग दिया, विधाता ने इनकी भलाई नहीं लिखी, तो बचपन में इनको कठोर जीवन जीना पड़ा। तो ये पंक्तियां आप अपने प्रूफ के लिए, जहां जहां आप बात बताते हो उस बात को प्रमाणित करने के लिए पद्य की इस प्रकार की कुछ पंक्तियां वहां पे लिख दिया करिए। आगे लिखा है कि ये पंक्ति तुलसी के विपन्न बाल मन की साक्षी है। उनको एक अनाथ के समान जीवन यापन करना पड़ा, परंतु गुरु नरहरि ने बाह पकड़कर तुलसी को तुलसीदास बनाया। गोस्वामी जी का कवि रूप बड़ा भव्य और विशाल है। आपकी प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार है। तो यहां तक तो हो गया इनका बालपन, यहां तक तो हो गया इनका जीवन, यहां तक तो हो गया इनका बचपन, और उसके बाद अब इनकी कृतियां हैं। भगवान मतलब गुरु की शरण में जब तुलसी गए, गुरु ने इनका पालन पोषण किया नरहरि ने, उसके बाद फिर इनकी जीवन इनका बदलता गया। जो दुखपूर्ण जीवन था वो एक भगवान की शरण में चला गया, और उसके बाद इनकी रचना इस प्रकार है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलला नेचु, पार्वती मंगल, बरवे रामायण आदि आदि इनकी रचना है। ये सारी रचनाएं आप लोग याद रखेंगे और आपको इनकी रचनाओं को लिखना है। अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट किए हैं। क्या पॉइंट किए हैं? पहला हमने किया बच्चों इनकी प्रस्तावना, जिसमें हमने संक्षिप्त में इनके बारे में जाना, उसके बाद इनका जीवन और इनका कृतित्व। आगे हम बढ़ेंगे और अब यहाँ पे आगे देखो लिखा है कि लोकनायक तुलसी की समन्वय की साधना। अब ये तीसरा पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, ये तीसरा पॉइंट है, इसे हाईलाइट करना भूल गया मैं। अब तुलसी ने क्या किया है? लोक समन्वय की साधना, मतलब तुलसी जो है वो समन्वय के कवि हैं। जहां अगर आपने तुलसीदास जी को पढ़ा है, निश्चित रूप से पढ़ा होगा आपने, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में निश्चित रूप से पढ़ा है। तुलसी समन्वय के कवि हैं। अलग अलग 2 भिन्न भिन्न जो धाराएं होती हैं उनमें समन्वय करते हैं। तो ये आपको तीसरा पॉइंट लिखना है। तुलसी का काव्य समन्वय की विशिष्ट चेष्टा है। उन्होंने लोक और शास्त्र का, गृहस्थ और वैराग्य का, निर्गुण और सगुण का, भाषा और संस्कृति का, पांडित्य और अपांडित्य का ऐसा अपूर्ण समन्वय किया जो बड़ा ही दर्शनीय है। तो ये भिन्न भिन्न धारा है। किसका? लोक और काव्य शास्त्र का, गृहस्थ और वैराग्य का, इनका आपस में समन्वय करवाया। समन्वय का मतलब होता है एक आपस में जोड़ना। आगे देखो आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिखना है। अब तीसरा नेक्स्ट हमारा जो समन्वय की जहां बात करिए ना, तो अब हम कुछ समन्वय के कुछ पॉइंट देंगे कि निर्गुण और सगुण का समन्वय किया। कैसे किया? कि परमात्मा के निराकार और साकार स्वरूप को लेकर चलने वाली विरोधी भावनाओं को तुलसी ने सहज ही समन्वित कर दिया। कैसे कर दिया? उनका कोई उद्धरण, उनकी कोई पंक्ति देनी है। कहते हैं, से सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध भेदा। कहते हैं सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। मुनि जो है वो पुराण और वेद के आधार पर इस बात को प्रमाणित करते हैं। ये पंक्ति आपको कहनी है। इसी प्रकार ज्ञान और भक्ति को भी समान पद प्रदान करके उन्होंने लोक मानव के लिए सुलभ साधना का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखो भाई, अलग अलग भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग जरिए हैं, कुछ भक्ति के माध्यम से, कुछ ज्ञान के माध्यम से। तो इनको भी इन्होंने समन्वित किया। कहते हैं, भगति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, अभय हरहि भव संभव खेदा। ये पंक्तियां याद रखिए। जहां जहां आप अपनी बात बताते हो वहां पे अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए तुलसी की इन पंक्तियों को आप लिखते जाइए। नेक्स्ट है धर्म और राजनीति का समन्वय। अभी हमने सगुण और निर्गुण का समन्वय, उसके बाद भक्ति और ज्ञान का समन्वय, उसके बाद फिर लिखेंगे धर्म और राजनीति का समन्वय। तुलसी का धर्म और राजनीति संबंधी सिद्धांत है कि धर्म के नियंत्रण के बिना राजनीति अपने नीति तत्व को खो बैठती है। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम का राज्य परित्याग करके वन को चले जाना, भरत का सिंहासन को ठुकरा देना, धर्म और राजनीति के समन्वय का प्रशंसनीय प्रयास है। इसलिए कहते हैं ना कि धर्म अपनी जगह, धर्म ने कर्तव्य और साथ ही साथ राजनीति। तो अब ये उदाहरण देते हैं भगवान राम जी का, कैसे उन्होंने वनवास ग्रहण कर लिया पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वस्तुतः धर्म राजनीति का अपरिहार्य अंग है। तुलसी स्पष्ट घोषित करते हैं। क्या करते हैं? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवही अवसी नरक अधिकारी। मतलब अगर किसी राजा की प्रजा दुखी है तो वो राजा जो है वो नरक का अधिकारी है, वो नरक जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट लिखा है, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है। ये सारी चीजें हम समन्वय में लिख रहे हैं, ध्यान रखना। सामाजिक समन्वय। अब सामाजिक समन्वय का मतलब होता है कि समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न जातियां हैं, उनमें भी कवि ने यहाँ पे समन्वय किया, ऊंच नीच की भावना को मिटाया है।
समाज में मिथ्या गर्व और अभिजात भावना को भी तुलसी ने नियंत्रित किया है। भगवान राम का भक्त उनके लिए शूद्र होते हुए भी ब्राह्मण से अधिक प्रिय और सम्मानीय है। चित्रकूट जाते हुए महर्षि वशिष्ठ राम सखा निषाद को दूर से दंडवत प्रणाम करते देखते हैं तो उन्हें उसे बरबस हृदय से लगा देते हैं। अब कहते हैं कि भगवान राम के लिए कोई बड़ा नहीं था और कोई छोटा नहीं था, अगर वो भगवान का भक्त है तो वो बराबर है। आपने देखा होगा चित्रकूट में जब सभा हुई थी और वहाँ पे निषाद जो था वो भी भगवान राम का बड़ा भक्त था, और जब उसने दंडवत प्रणाम किया तो इनके साथ जो गुरु थे ना, गुरु वशिष्ठ, वो बड़े प्रफुल्लित हुए और उन्होंने कहा है कि राम सखा मुनि बरबस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। ये पंक्तियां आप बीच बीच में लिखते रहें ताकि इनकी बात को प्रमाणित सिद्ध किया जा सके। और उसके बाद लिखना है तुलसी का काव्य वैभव, कितना प्रभावशाली है इनका काव्य, वो आप लिखेंगे। तुलसी रस सिद्ध कवि हैं, उनके काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष पूर्ण समृद्ध हैं। उनके काव्य नायक मानवीय मूल्यों के प्रहरी हैं। हर रस, हर छंद और हर अलंकार जो उनके काव्य का अंग बना धन्य हो गया। अवधी, ब्रिज और संस्कृत तीनों ही भाषाएं उनकी अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनी है। उनके काव्य रचना में विविध शैलियों का हृदयग्राही समायोजन हुआ है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इतना याद करोगे तभी आप शानदार ढंग से निबंध लिख पाओगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अंत में उपसंहार लिखना है कि तुलसी ने अपने अमर महाकाव्य रामचरितमानस के प्रारंभ में ही घोषित किया है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी संत हैं और संतों का हृदय तो नवनीत से भी कोमल होता है। यही कारण है कि तुलसी का काव्य मात्र एक काव्य कृति नहीं अपितु सत्यम शिवम सुंदरम की पावन साधना है। इसीलिए तुलसी मेरे प्रिय कवि हैं, ये बात एक बार फिर से आपको लिखनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों कि हमने तुलसी मेरे प्रिय कवि को हमने लिखा है, और ये एक शानदार निबंध अगर आप तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आधा घंटा लगेगा आपको इस निबंध को तैयार करने में। इनकी 4-5 जगह हमने कुछ पंक्तियां डाली, वो पंक्तियां क्रम से आप लिख जाइए और इनके पॉइंट याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। पहला पॉइंट जैसे आपने प्रस्तावना लिख दिया, प्रस्तावना की शुरुआत में आपने जो पंक्ति लिखी थी कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान शरीर धारण करते हैं और पापियों का नाश करते हैं। उसके बाद उनका जीवन और इनका कृतित्व लिख दिया। जीवन में कुछ बातें बताइए कि बचपन में इनके माता पिता ने त्याग दिया था, इनका जीवन बड़ा कठिन था, लेकिन बाद में इनको गुरु मिले, गुरु नरहरि ने इनका पालन पोषण किया, भगवान की शरण में लेकर के गए। और उसके बाद इनकी कुछ रचनाओं के आप नाम लिख दीजिए। उसके बाद लिखेंगे तुलसी जो है एक समन्वय के कवि माने जाते हैं, और बाद में समन्वय में आप 3-4 पॉइंट लिख दीजिए। सगुण और निर्गुण का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, धर्म और राजनीति का समन्वय, इस तरीके से आप लिखेंगे और बीच बीच में पंक्तियां डालते जाइए। और फिर आप इनकी रचनाओं की महानता के बारे में लिखेंगे और फिर उपसंहार अंत में लिखेंगे। ये आपका निबंध हो गया, और पूरा निबंध आप सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीटली शानदार तरीके से तैयार कर सकते हो। बच्चों अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं कुछ और निबंध के टॉपिक जो आ सकते हैं, जैसे राजस्थान से संबंधित, राजस्थान में पानी की कमी, राजस्थान की लोक संस्कृति, राजस्थान के लोकगीत हुआ, इसके अलावा चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हो सकता है कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, या एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आपकी परीक्षा में आ सकता है। महिला सशक्तिकरण पर निश्चित रूप से हर बार बालिका शिक्षा या फिर महिला सशक्तिकरण पर एक टॉपिक जो है वो आता है। तो ये 4-5 शानदार टॉपिक जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, और हम अगली क्लास में 2-3 और निबंध लिखेंगे, तो वो आप इसका शानदार तरीके से निबंध तैयार कर सकते हो। एक एक टॉपिक आपको शानदार तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तभी आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने, मतलब 80 में से 80 नंबर लाओगे तभी तो 100 में से 100 नंबर आएंगे। तो आपको ऐसा करना है, तो आपको हर टॉपिक को बड़े शानदार ढंग से अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। शाम को 8 बजे मिलेंगे लाइव क्लास में, जहां पे हम एक एक टॉपिक को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, और आज से कोशिश करेंगे 2 टॉपिक हम एक साथ लेंगे क्योंकि टाइम कम बचा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।